नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई में। और मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, वो बोर्ड है देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस का, महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री, जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है और तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन क्या उनकी अब मंशा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के बीच में वोट जिहाद की बात करी थी और हिंदुत्व की प्रचंड लहर पे उन्होंने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है। इसके क्या मायने हैं, आज उनका पहला संवाद, पहला साक्षात्कार करेंगे हम न्यूज 18 इंडिया पर। आइए सीधा चलते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? सौभाग्य। बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी। पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना। राहुल गांधी तो पूरी मुहिम चला रहे हैं अब की बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हाथ में आप संविधान ले रहे हो, ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। अंग्रेजी में कह दे तो बहुत अच्छा लगता है सबको, ये घोषवाक्य हो जाता है अंग्रेजी का। लेकिन अगर कोई हिंदी में कह दे तो ये बांटने वाली बात हो रही है। जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वाक्य है जो कल आपने शपथ ली, मी देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ देतो, शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने ये कोई सोचा नहीं था कि मुझे वापस मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये चाहता था कि महाराष्ट्र में वापस सरकार आए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि सरकार भी आई और ऐसे नंबर्स लेकर आई कि पार्टी ने फैसला किया कि वापस मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सौभाग्य है, और क्या कहूं। तो आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, लेकिन अब ये समंदर लौट आया है, तो इस समंदर को लौटने के लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 5 साल ये बहुत संघर्ष के रहे, क्योंकि जिस समय मैंडेट मिलने के बावजूद जी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने हमारा साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार जी का दामन थामा, और उसके बाद 2.5 साल एक सरकार चली, बहुत ही बदले की भावना से चली। 2.5 साल अलग अलग प्रकार से आपको जेल में डालने का प्लान था? कई अलग अलग प्रकार के प्लान थे, कई प्लान तैयार हुए, लेकिन हमने 2.5 साल संघर्ष किया और मेरे जितने साथी थे वो सारे मेरे साथ थे। कोई भी संघर्ष में मुझे छोड़कर नहीं गया, कोई भी डरा नहीं सरकार से, और हमने एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोजिशन खड़ा किया, सरकार को हिला कर रख दिया, और फिर हमारी सरकार बन गई। कहते थे कि सरकार उनकी थी लेकिन बातें आप तक पहुंच जाती थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री रहा था, मेरे संबंध सबसे अच्छे थे, मैंने किसी को पैसा लेकर पोस्टिंग नहीं दी थी, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया था। तो ब्यूरोक्रेसी में मेरे लिए एक इज्जत भी थी और मेरा एक रुतबा भी वहां पर था, तो मुझे सारी चीजें तो पता चल जाती थी। तो इसलिए मैंने 2.5 साल तो बिल्कुल सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर वापस हमारी सरकार आई तो 2.5 साल हम लोगों ने बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की।
शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं और अजीत दादा साथ में थे। जी। तो मुझे लगता है कि एक जिसको कह सकते हैं रोलर कोस्टर राइड, इस प्रकार की राइड हमारी चल रही थी, लेकिन इसका अंत अच्छा हुआ। अंत भला तो सब भला हम कहते हैं जी। ऐसे लोगों ने एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको दिया। बहुत बड़ा मैंडेट है। बीजेपी अपने बल पर 2014 से ज्यादा सीटें लाई हैं। मैं अगर एनालिसिस करके देखूं तो 2014 में 100 सीटें पार, 2019 में 100 सीटें पार और 2024 में भी 100 सीटें पार। तो देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपना झंडा तो गाड़ा है, लेकिन एक चीज है कि शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? बहुत सारी खबरें आती रही, बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। अंदर की बात क्या है? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ये 2014 से लगातार मोदी जी के साथ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी को महाराष्ट्र के लोग बहुत चाहते हैं। ये ठीक है कि लोकसभा में कोई नैरेटिव हमारे खिलाफ चला गया और हम तैयार नहीं थे उसको रोकने के लिए, हमारी तैयारी कम पड़ गई, तो 0.3% हमारा वोट कम रहा और उसके कारण हमको बहुत सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन हम लोग इस बार सजग थे, हमने पूरी कोशिश की और इसके चलते हमको बहुमत भी मिला। ठीक है, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जब 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी बहुमत में आई थी और अच्छे बहुमत में आई थी तो उनको 13 दिन लगे थे। 2009 में भी उन लोगों को 9 दिन लगे थे। तो ऐसा कोई बहुत इनऑर्डिनेट डिले हुआ ऐसा नहीं है। नहीं, पर थोड़ा डिले तो हुआ। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिंदे जी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हमारी जब मीटिंग दिल्ली में अमित शाह जी के साथ हुई, उसी समय शिंदे जी ने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए हैं कि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से उन्होंने उस समय कंसीड कर दिया था। और बाद में मैंने भी उनको ये कहा कि सरकार हम बनाएंगे तो आपने सरकार में रहना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना, तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा तो मैंने किया, पर मेरे ध्यान में आया कि तब जब आपको उप मुख्यमंत्री बनना था, तब पार्टी का आदेश आया आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तब आपके मन में क्या विचार आया था, अगर आज बता पाए तो आप? देखिए, मेरे को एक ही डर था, मैं तो पार्टी का लॉयल सिपाही हूं। एक ही डर था, मुझे लगता था कि लोग कहेंगे कि सत्ता के लिए कितना लालची आदमी है जी। कल तक मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि पार्टी का कहना सही था। देखिए, जो पार्टी का प्रमुख होता है वो अगर सरकार के बाहर रहे तो सरकार ठीक नहीं चलती और पार्टी भी ठीक नहीं चलती। और वही मेरा एक्सपीरियंस मैंने शिंदे जी को भी कहा। मैंने कहा, देखिए, आप पार्टी के मुखिया है, आपको पार्टी चलानी है। आप सत्ता के बाहर रहेंगे तो आपके जैसे पार्टी के को चलाने के लिए सत्ता के माध्यम से जो निर्णय करने पड़ते हैं, जो एक प्रकार से लोकाभिमुखता लानी पड़ती है, तो नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने भी उसको मंजूर किया। तो आप, क्योंकि इस दौरान क्योंकि डिले हो रहा था तो बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो आपने भी कोई मीम देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने कई मीम्स देखे और मुझे बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत एंटरटेनिंग था। इतना नहीं, हम तीनों ने साथ में बैठकर भी कई मीम्स देखे और खूब उसके ऊपर हंसे। एक मीम मुझे याद आता है कि जिसमें अजीत पवार जी कुर्सी पर बैठे, उसके पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और बाजू मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी हुई है खाली, और वो बोल रहे, अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट ही हूं। जी जी। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे जी का उस कार्ड में उनका नाम नहीं था, तो उसको लेकर भी एक विवाद शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कोई कार्ड ही नहीं बना था, पर एक कंट्रोवर्सी हुई ना 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 ना, ऐसा कोई कार्ड नहीं था। ये तो लोग क्या बना के क्या डालते हैं। लोगों ने तो मेरे साइन के 10 ये एमएलएस को मंत्री बनाओ ऐसे राज्यपाल को रिकमेंडेशन भी दिखा दिया। जी, जी। ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है। कार्ड जो बना नियम के अनुसार बना, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है, उप मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स ऐसा होता है, उसी प्रकार से कार्ड बना था। कार्ड वार्ड की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हाँ, उनके यहाँ जो मेजोरिटी लोग थे वो चाहते थे कि शिंदे जी सरकार में जाए। एक छोटा माइनॉरिटी का तबका ऐसा भी था जो कह रहा था कि वो न जाए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हो। तो शिंदे जी ने सबसे बातचीत की और उसके बाद ये तय किया कि वो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा समय गया, लेकिन उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लैरिटी थी।
मतलब अभी भी सरकार के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, तीनों के बीच बिल्कुल में clarity समन्वय है, पूरा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। 100%। जी, संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी और बीजेपी ने अपना फायदा ले लिया है। हाउ डू यू टेक इट? पहली बात तो यह है कि मैं संजय राउत के बयानों पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। और वो बयान तो डेली इसका कारण मैं बताता हूं कि हर नेता ने अपना स्तर तय कर लेना चाहिए और मुझे लगता है कि संजय राउत के बयानों पर हमारे प्रवक्ता रिएक्ट करें। उद्धव जी कुछ कहे तो मैं रिएक्ट करता हूं। और जहां तक इस बयान का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। शिवसेना की हालत किस लिए हुई जरा शिवसेना के नेताओं से पूछ लो, आपको बताएंगे। शिवसेना ने उबाटा सेना, जी उबाटा सेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, लेकिन एक जो कटुता आई है महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 साल के अंदर, 2019 का जब मैंडेट आपका और शिवसेना का आया और शिवसेना ने आपको छोड़ दिया और वो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ चली गई, जो कटुता आई है क्या आपको लगता है वो खत्म हो सकती है? अब वो थोड़ी माइल्ड डाउन हो सकती है? नहीं, होनी चाहिए। देखिए 2019 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत संवाद था। 2019 के बाद ये संवाद कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, पर बहुत कम हुआ, जो मैं नहीं मानता कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की परिस्थिति होनी चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं थी। तो मेरा अपना प्रयास है कि मैं इस संवाद को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। अभी जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, मैंने स्वयं माननीय शरद पवार जी को, माननीय उद्धव ठाकरे जी को, माननीय सुशील कुमार शिंदे जी को, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी को सामने से फोन करके निमंत्रित किया। आपने फोन किया? फोन करके निमंत्रित किया जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला था। नहीं, मैंने स्वयं फोन करके निमंत्रित किया और उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। उनकी कोई अपनी कठिनाइयां थी इसलिए उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग होगा। सभी की कठिनाइयां थी, इतनी कटुता हो गई कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वो दृश्य मुझे याद है, 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने और आप उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में गए थे। मैं गया था, लेकिन कोई भी नहीं आया विपक्ष से। देखिए आखिर हर एक की अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि किन्हीं कारणों से उनको आना गवारा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है। और आगे भी देखिए, भले ही विपक्ष की संख्या कम होगी, उनकी संख्या के आधार पर उनका आकलन मैं नहीं करूंगा। मैं लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को भी सुनने की कोशिश करूंगा और जो सही बात वो कहेंगे उसको मानने की कोशिश भी करूंगा। जी, लेकिन मैं कटुता की बात कर रहा था। कटुता इतनी थी इस चुनाव के अंदर कि आप पे निजी हमले हुए, आपके परिवार पर निजी हमले हुए। दुख होता है आपको इस बात का? देखिए दुख तो होता है, लेकिन मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया, इससे एक नेचुरल सिंपैथी जनता के मन में मेरे प्रति तैयार हुई। हर चीज के लिए आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हो, लोगों के भी ध्यान में आया कि ये अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है। उसकी एक सिंपैथी मुझे मिली और साथ साथ मुझे एक आत्मबल भी मिला कि मुझे लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे जीतना है। तो ये जीतने का जज्बा इन लोगों ने मेरे बीच तैयार किया। तो आपको लगता है जो आपको गाली दे रहे थे वो आपका जज्बा तैयार कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ताकत मेरी खड़ी होगी। जी, कांग्रेस ने एक बात ट्वीट करी और कहा कि जो बीजेपी ने विज्ञापन दिया शपथ का, उसमें बाला साहब की फोटो नहीं थी, उसको लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। साधारणतः वो जो विज्ञापन है वो सरकार का विज्ञापन था। सरकार के विज्ञापन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तैयार किए। जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सिवा दूसरा फोटो उसमें नहीं रख सकते आप। किसी मिनिस्टर का भी फोटो रखना तो इवेंट का फोटोग्राफ हो सकता है, बाकी वैसा फोटोग्राफ नहीं रख सकते। और फोटो की बात नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। फोटो की जरूरत नहीं, हमारे दिल में वो बैठे। जी, शपथ के बाद आपने बोला कि आपकी भूमिका बदली है, लेकिन लक्ष्य वही है। तो लक्ष्य क्या है आपका? क्योंकि हमने तो कई सारी तस्वीरें देखी, आप
गाय की पूजा भी कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आप बुलंद हैं। देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा तो हमारा है ही, जी। हम हिंदुत्ववादी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व का मतलब एक्सक्लूजन नहीं है। हिंदुत्व को पूजा पद्धति से बांधना ये गलत बात है। हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है जो सदियों से चलती आ रही है। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूस सिविलाइजेशन ये हमारी भारत की हमारी सिविलाइजेशन है, क्योंकि हमारा मूल विचार ये हिंदुत्व का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस विचार में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई होगी तो टॉलरेंस है। हमने सबको अकोमोडेट किया है, किसी की पूजा पद्धति के आधार पर हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो हिंदुत्व ये हमारी मूल भावना है, ये हमारा विचार है, और यही हिंदुत्व हमको विकास की ओर ले जाता है। लेकिन आपको लगता है कि लेकिन हिंदुत्व को, आपको लगता है, आपने हिंदुत्व पर जो अपनी बातें रखी हैं, पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं, वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए, हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया। ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया। इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। जी, लेकिन उधर तो आपने जवाब दे दिया, आपने बोला अभिमन्यु की तरह आपने चक्रव्यूह भेद लिया। ये जो विभागों वाला चक्रव्यूह है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा? शिंदे जी गृह विभाग चाहते हैं और साथ साथ स्पीकर का पद भी चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा कोई चीज उन्होंने कही नहीं है, ये सारी मीडिया में ही चल रहा है।
देखिए, किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए इस पर बैठकर हम लोग फैसला कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर देखिए, गृह मंत्रालय हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, फाइनेंस विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, जितने प्रमुख विभाग है ठीक से हम लोग उसको। पिछली सरकार में आप गृह विभाग देखते थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने पिछले समय 5 साल मेरे पास था, उसके बाद 2.5 साल भी मेरे पास था, लेकिन सवाल कौन सा विभाग किसके पास रहेगा ये नहीं है, सरकार ठीक से चले, इसलिए इसका ठीक मुझे ऐसा लगता है बंटवारा करना चाहिए, वो हम करेंगे। अच्छा, अजीत पवार साहब और शिंदे साहब दोनों के साथ आपने काम किया है, तो दोनों में से आपको आपकी सहजता किसके साथ है, या फिर बोलूं कि जिससे आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर है? नहीं, मेरा दोनों से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। देखिए, दोनों के स्वभाव का अंतर है। शिंदे साहब का स्वभाव ये इमोशनल स्वभाव है, अजीत दादा का स्वभाव ये प्रैक्टिकल है। अजीत दादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। शिंदे जी चूंकि बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना से आए हुए हैं, तो इमोशन उनके लिए ज्यादा मायने रखती है, तो इसलिए मेरा दोनों से अपना कनेक्ट है। थोड़ा घुमा के पूछते तो डील करने में किससे आसानी है, मतलब पॉलिटिकल बात करने में, पॉलिटिकल डील करने में? अब एक बात याद रखिए जी, पॉलिटिकल डील कहीं पर भी आसानी से नहीं होती है जी। सभी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं का हित देखना होता है, अपने मंत्रियों का हित देखना होता है। सभी लोग हार्ड बार्गेन करते हैं, हम भी हार्ड बार्गेन ही करते हैं, हम भी कोई सॉफ्ट बार्गेन नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली हम तीनों इस रियलिटी को समझते हैं कि हम तीनों मिलकर ही ये सरकार है। जी, तीनों मिलकर ही सरकार है। लेकिन अजीत पवार का अनुभव जो है वो 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं वो नए इस देश के मौसम वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक है, उन्हें पता है किसका शासन आने वाला है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ ये बात जरूर है कि अजीत दादा ने 6 बार शपथ ली हुई है और एक प्रकार से उप मुख्यमंत्री पद की एस्टेब्लिश फेस इस रूप में उनको देखा जाता है। लेकिन इस बार आप देखिए, उन्होंने जिस समय शरद पवार जी का साथ छोड़ा तो एक प्रकार से बड़ी रिस्क थे उनके पास, क्योंकि अपना अस्तित्व दिखाना चाहते थे। लोकसभा के बाद एक सवालिया निशान भी उनके ऊपर लगा जी, कि ये कर पाएंगे। आप लोगों पे भी बहुत दबाव आया कि आप बिल्कुल। अजीत पवार को छोड़ हाँ, दीजिए, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और उन्हें एस्टेब्लिश किया कि द रियल एनसीपी इज अजीत पवार फैक्शन। जी। अब तो चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। जो सीटों पर का अंबार लगा वो हम सबने देखा है। आपने कभी सोचा था जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे कि 130 सीटें? जी नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैं सच बात आपको कहता हूं कि मैं ये मानता था कि 110 सीटें आएगी। जब 5% सर्ज हुआ तो मैंने कहा 120 सीटें आएगी, लेकिन 130 सीटें मैंने नहीं सोची थी। मैं क्यों झूठ बोलूं। हाँ, ये जरूर मैंने कहा था और कई पत्रकार उसके साक्षी है कि जिस समय 5% वोट बढ़ा तो मैंने, पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप इसके मायने क्या है, तो मैंने उनको कहा कि देखिए 5% वोटों का बढ़ना ये 2 ही सिरों में होता है। एक तो एक्सट्रीम एंटी इनकम्बेंसी में होता है। अगर हम लोग नहीं भाप पाए और इतने एंटी इनकम्बेंसी है तो हम तीनों मिलकर 50-60 सीटों में सिमट जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे हमको ऐसा ध्यान में नहीं आया, ग्राउंड पे हमको पॉजिटिविटी दिखी, तो हम जो सोचते हैं उस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हम 200 से आगे जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन विपक्ष की 50 सीटें आई हैं, इतना नंबर उनका कम आया है कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे सकते, तो राजनीति में कटुता करने का एक पहला कदम आप ले सकते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष का पद देना चाहेंगे क्या? देखिए, ये हमारे हाथ में ही नहीं है जी, इसका फैसला स्पीकर साहब करते हैं। स्पीकर भी तो नहीं, बीजेपी का होगा, ऐसा या नहीं होता शिवसेना है। का स्पीकर होगा? होता है, स्पीकर पुराने निर्णय और सारे आधार पर वो निर्णय करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर साहब ये चाहेंगे कि किसी को विपक्ष का नेता बनाना है तो हम मना नहीं करेंगे। एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने
एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और या हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवाल या निशान नहीं है। वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहाँ एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99% नहीं, उसके ऊपर 99 क्या 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया, ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल यह है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ, लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसे मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली, तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई जी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस है जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ यह होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इज नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे, ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने ट्रांसपेरेंटली जिन संस्थाओं को सरकार से अलग खड़ा किया, उन संस्थाओं को कलंकित करने का काम अगर राहुल गांधी करते हैं, हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, किसकी है पता है ना आपको? नक्सलियों की किताब होती है। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। अगर उनके संविधान में सही पन्ने होते तो राहुल गांधी कभी भी इस देश की संस्थाओं को बदनाम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो खुद नफरत की दुकान लेकर एक घूम रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। वो कह रहे हैं मोदी ने, योगी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने, इन सब ने नफरत फैला दी है इस पूरे देश के अंदर। हिंदू मुसलमान करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते ये लोग। देखिए, भारत पाकिस्तान करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम यह है कि जो स्क्रिप्ट उनको मिलती है उस स्क्रिप्ट पर वो बोलते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं कि राहुल गांधी जी सीधे डिबेट में आए, एक सीधे डिबेट करें। आपके साथ? मेरे साथ करे, किसी का शायद वो मुझे छोटा मानते होंगे, तो जिसको अपने स्तर का मानते हैं उसके साथ डिबेट करें ना। आप महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री? मैं तो मानता हूं, लेकिन वो शायद नहीं मानते होंगे, तो जिसके साथ करना चाहे एक सीधी डिबेट करें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फडणवीस जी, आपने न्यूज 18 नेटवर्क को अपना समय दिया कीमती, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए कार्यकाल के लिए और इतनी बड़ी प्रचंड जीत के लिए महायुति की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। के लिए पहला सवाल, क्योंकि आप नेता भी हैं, एक बहुत बड़ी टीवी स्टार भी हैं, साबरमती रिपोर्ट एक करके फिल्म आई है और उसको लेकर बहुत से सवाल जवाब है।
सच दिखाना बहुत कठिन है और सच को पर्दे पे लाना उससे ज्यादा कठिन हो जाता है स्मृति जी। उस सच को जीना और भी मुश्किल होता है, उस सच को जीना मुश्किल होता है। और आज उस सच को दर्शाने की अगर किसी ने हिम्मत जुटाई है तो ऐसी फिल्म की क्रू को, ऐसी टीम को भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। चाहे 2002 का दौर हो, चाहे ये 2024 का दौर हो, नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कई लोग विक्टिम बनते हैं, हमने उसको बनते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि जिस सच की बात हो रही है वो सच वाकई इतना कड़वा होता है कि कई लोगों को इतना अखरता है कि वो निश्चित तौर पर दूसरे व्यक्ति के परिवार को भी धमकियां देने लग जाते हैं? देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीति सिर्फ नैरेटिव के आधार पर करते हैं। जितना मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री की उनकी यात्रा को, उनकी राजनीति कभी भी नैरेटिव बेस नहीं हुई है। उनकी राजनीति हमेशा डेवलपमेंट के आधार पर रही है। और जब डेवलपमेंट का, विकास का कोई तोड़ ना हो तो इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि आदमी टूट जाए अगर मुद्दा ना टूट पाए। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनकी काबिलियत का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इतने बड़े, मुझे लगता है, अटैक के बावजूद जब स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो तटस्थ थे। जी, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव था, मैंने उस चुनाव को खुद बहुत अच्छे से कवर किया। 2014 हो, 2019 हो, 2009 हो, लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मोदी तीसरी बार आएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान को बदल देगा। क्या आपको लगता है उस नैरेटिव ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान दिया और उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, सीटें बीजेपी की कम हुई? मुझे लगता है कि अगर आप 2024 का चुनाव विशेषतः 2014 के नजर से देखें तो 24 का चुनाव तो नामुमकिन सा था। इनफैक्ट 24 ही क्यों, 19 में भी नरेंद्र मोदी का जीतना लोगों को मुमकिन लगता ही नहीं था। कुछ लोग जो विपक्ष में आज भी हैं, 3 बार लगातार, उन लोगों का यह मानना था कि 14 भी मोदी के लिए मुमकिन नहीं है। तो 14 से लेके 24 तक का ये सफर नामुमकिन को मुमकिन किया मोदी ने। और जहां तक 24 के चुनाव की बात है, मैं इस बात से अपने आप को दरकिनार नहीं करती कि नेगेटिव नैरेटिव जो विपक्ष ने गढ़ा, कई लोग उसके अधीन हुए, कई लोग उसके विक्टिम बने। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव में आप परिणाम प्रदेश सरकारों में विशेषता देख रहे हैं, वो इस बात का आपको साफ संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी ने विकास की जो गाथा हमारे देश में गठित की है, उस पर लोगों को निरंतर विश्वास है। अच्छा स्मृति जी, आप भी बड़ी डेयरिंग हैं। आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर आपने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या आपको लगता है 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2019 में तो आपने राहुल गांधी को सीधी लड़ाई में हरा ही दिया, और 2024 का चुनाव, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की सड़कों से उठकर देश के राष्ट्रपति के समकक्ष, देश की कैबिनेट के मंत्री होने के नाते खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मीडिया में भी एक खिताब पाते हैं और राजनीति में भी छाप छोड़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मैं इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं करती, क्योंकि अगर आप अमेठी का ही इतिहास देखें तो किसी भी नॉन कांग्रेस एमपी ने 5 साल कभी अमेठी में पूरे नहीं किए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल भी पूरे कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं, इनफैक्ट मैं शायद एक ही हूं पूरे देश के इतिहास में जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। जी, तो जब इतने खिताब पा चुकी हूं तो एक हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन, मतलब पलट के देखता है शेर एक बार जरूर कि उसकी यात्रा कैसी रही। तो मैंने जब पलट कर देखा तो यात्रा इतनी भी बुरी नहीं है। जी, लेकिन 2019 में आपने राहुल गांधी को हराया, लेकिन 2024 में आते आते बदल क्या गया नैरेटिव? जो बदला, मुझे लगता है पार्टी की 4 दीवारी पर उसमें चर्चा जो मैंने की है वही पर्याप्त है। उसको सार्वजनिक रूप से छेड़ने से 2 बातें होंगी। एक दिन जब सच सामने आएगा तो शायद लोगों को लगे कि आपने कल तो ऐसा कहा, आज ऐसा क्यों कह रही हैं। जी, तो कुछ सच आएगा सामने, आपको कुछ लगता है? चीजें ऐसी हैं जो पार्टी की 4 दीवारी में ही बोलना उनको बेहतर होगा। आपने हाल ही के विधानसभा चुनावों की बात करी, लेकिन
उन चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ में जीती, कुछ में बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष कहता है कि सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की वजह से देखिए, सब कुछ जहां हो रहा वो है। जीतते हैं वहां ईवीएम का खेला नहीं होता। वो जहां कहते हैं वो वो तो हारते वहां हैं, वहां पर जहां जीत हारते रहे हैं हैं। वहीं पे ईवीएम का खेला मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के ऊपर उनका प्रहार मात्र हमारे लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है, नरेंद्र मोदी के लेजिटिमेट राइट टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, उस पर प्रहार है। वो चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कभी भी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी मिले। बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का चुनाव जीतना उनके लिए घातक है, उनके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है एक चुनौती का विषय है। इसलिए जब वो ईवीएम पे प्रहार कर रहे हैं, वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर, जनता के विश्वास पर वो प्रहार कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि उनका ये प्रहार या उनका ये एक दुस्साहस कह सकते हैं हम लोग, वो राजनीतिक मायने से, लोकतांत्रिक मायने से, कानूनी मायने से गलत है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे काउंटर सवाल नहीं करते। मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा एक विपक्ष के नेता से, उन्होंने बोला देखिए, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने बोला देखिए, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर हमें जितवा दिया, फिर झारखंड हमें जितवा दिया, महाराष्ट्र हरवा दिया। ये क्रोनोलॉजी विपक्ष के नेता ने मुझे सुनाई, जो वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा राजनीति में जो टिप्पणी करता है व्यक्ति, या तो वो निम्न स्तर की राजनीति करता है या तो वो निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो आपको डिसाइड करना है वो दोनों में से क्या है। जी, लेकिन अब तो कांग्रेस पूरी ईवीएम को लेकर एक जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी मुझे थी। नहीं लगता कि कांग्रेस आज के राजनीतिक राष्ट्रीय स्वरूप में जेन्युइनली पॉलिटिकली हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। जितना मैं देख पा रही हूं इस वक्त आचरण को, कांग्रेस के नेतृत्व के आचरण को, मुझे लगता है वो पोस्ट मोदी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि जब तक मोदी है उनका तक मुमकिन चुनाव नहीं है। जीतना केंद्र में मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब तो एक बड़ी यात्रा की तैयारी है उनकी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, वैसे ईवीएम कोई विरोध में देखिए, होगा, यात्रा तो- वो बैलेट से चुनाव चाहते हैं। देखिए, यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फायदा भी हुआ थोड़ा। लेकिन हारे ना, विपक्ष में आज भी बैठे हैं। लेकिन वो तो 99 पे खुश है। यात्रा तो उन्होंने जलेबी को लेकर हरियाणा में भी की, लेकिन हारे। तो यात्रा लेकिन करना वो उनका 99 सीटें अधिकार लेके है, खुश हैं 500 में से। वो उनका विषय है, हमारा नहीं है। मुझे लगता है कि हम या तो अपना दृष्टिकोण, अपना ध्यान राष्ट्र की उन्नति पे रखें या तो उनकी यात्रा पे रखें। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग को कि चुनाव को मैं जब 2024 के कवर कर रहा था, और ये मैंने बाद में कई बार सोचा, बीजेपी 240 सीटें आने के बाद परेशान थी और कांग्रेस 99 सीटें आने के बाद बहुत खुश थी। यही अंतर है दोनों पार्टियों के डिसिप्लिन में, दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण में, दोनों पार्टियों की क्षमताओं में, कि हमारी पार्टी में भले ही आप तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, तब भी आपकी पार्टी में संगठित रूप से लोग ये परिचर्चा जरूर करते हैं कि कहां कहां हमें और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, कहां कहां हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, कहां कहां हम अपने समन्वय को बढ़ा सकते हैं, अपने कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में आपको लगता है, आपके अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसा क्या ट्रिगर करा कि बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली? और हरियाणा में तो तमाम पोलस्टर्स को, तमाम चीजों को धता बताते हुए बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार कार्यकर्ताओं से एक ही गुजारिश करते हैं, एक ही निवेदन करते हैं कि बूथ पर जाओ, जनता से बूथ पर जुड़ो। बूथ पर भले ही 5 घर हों, 6 घर हों, लेकिन हर घर जाकर निवेदन करो हाथ जोड़कर कि हमें सेवा का मौका दो। तो कहीं भी एरोगेंस कि हाँ नरेंद्र मोदी हमारे प्रमुख नेता हैं, उस बात का कभी भी अहंकार मत रखो। कभी भी इस बात का अहंकार मत रखो कि आज हमारे देश में 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के चलते मुफ्त राशन मिलता है। कभी भी इस बात का अहंकार ना करो कि लगभग 40 से 50 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना का उपहार सहयोग मिलता है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आप एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक गांव, एक एक गली तक जाइए, हाथ जोड़िए, सर झुकाइए, वोट मांगिए, ताकि आप सेवा दे सके।
जी। सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए अच्छा, वोट एक मांगे। एक बात, आपको उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इतनी प्रचंड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की? आप महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला लीजिए। जी। मुझसे ये सवाल तब किया गया था, विशेषतः गांधी परिवार की यात्रा को लेकर। तब भी मैंने हरियाणा में कहा था कि यात्रा लोकसभा में भी निकाली हारेंगे, और यात्रा विधानसभा में भी निकाल रहे हैं तो हारेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी को उतनी सीटें उन स्टेट्स में नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत मिल रही है? देखिए, अंततः आपको इस बात से सरोकार है कि क्या आप प्रधानमंत्री पद पर अपने कार्यकर्ता को विराजित कर पाए कि नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिखा। जी। ये भी सत्य है कि हाँ, जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, बड़े हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, वो इस बात पर चिंतन जरूर करते हैं, बताओ कहाँ क्या कमी रह गई, या कहाँ हम अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं, या ऐसा क्या काम है, या ऐसा क्या संवाद है जनता के साथ जिसको हम बेहतर कर क्या सकते इसमें हैं। संघ का भी बहुत बड़ा रोल है? मैं संघ की प्रवक्ता के नाते कुछ बोल नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ता मात्र बोल सकती हूँ। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आप प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक किताब लिखी गई है जिसके लिए आप लगातार यात्रा कर रही हैं, मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत, जो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है। क्या है उस किताब के अंदर, अगर आपसे अपने व्यूअर्स के लिए पूछूं हम तो? 4 राष्ट्रों में बिल्कुल। आज ही लौटी हूँ आपके कॉन्क्लेव जी, से 2 घंटे पहले। उसके लिए धन्यवाद। ओमान, कुवैत, यूएई और इंग्लैंड, इन चारों राष्ट्रों में मन की बात के ऊपर परिचर्चा हुई। भारतीय मूल के जितने भी वहाँ के नागरिक थे उनसे भी, और जो उस देश के मूलतः नागरिक हैं, विदेशी हैं, उनसे भी। उनके साथ चर्चा करने में इस बात का एहसास तो जरूर हुआ कि वो काफी इस बात से चकित थे कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी दिनचर्या में इतना समय निकालते हैं कि वो सीधा अपने नागरिकों के साथ संवाद करते हैं। विश्व भर में ऐसा कोई भी प्रधान सेवक नहीं है, और भारत के पास ऐसी भूमिका में नरेंद्र मोदी हैं। ये चर्चा का विषय कम से कम 4 राष्ट्रों में मैंने इन्हें बनते देखा। और दूसरा जिन देशों कि के आपने नाम बताए सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं। मोस्टली सिर्फ Mostly। यूके छोड़कर, जी। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को आई कि परिचर्चा के साथ साथ भारत की उपलब्धियां अब हम हिंदुस्तानी होने के नाते मात्र नहीं गिनवाते, वो सामने से अब इन परिचर्चाओं में खुद सवाल भी करते हैं और जवाब भी बनते हैं। तो टू बी एन इंडियन इन दीज टाइम्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पहले एक दौर देख चुके हैं अपने मुल्क में, जब आपको जाके अपने मुल्क की उपलब्धियां बतानी होती थी, कई बार वाद विवाद होता था। अब बढ़ चढ़कर लोग, और छोटे से छोटे तबके से आए हुए लोग भी, हिंदुस्तान ने क्या क्या हासिल किया है, स्पेशली कोविड के वक्त, उसको आज भी मैं चर्चा में पाती हूँ। जी, राहुल गांधी बहुत जोर शोर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी मोदी कुछ भी कर ले, हम करके रहेंगे जातिगत जनगणना। आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला एक रहूंगे तो सेफ रहोगे। तो ये काउंटर पॉइंट है जो राहुल गांधी ने बोला। आप प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या बोलें, एक ना रहो? देश का प्रधानमंत्री पर खड़गे बोलेगा साहब ही कहते ना। हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते कि बटो, तब डिवाइसिव पॉलिसी पर योगी बोलते हैं पॉलिटिक्स बटोंगे होते। कटोंगे। मैंने कहा ना, अगर देश के प्रधानमंत्री कहते कि हम सबको विभाजित होना चाहिए, तब मैं मानती कि वो विभाजनकारी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को एकजुट होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? पर ये बीजेपी का नैरेटिव है कि अगर आप जातिगत जनगणना की बात करोगे तो हम इस देश की 80% आबादी को बोलेंगे कि तुम एक हो जाओ। आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि राहुल गांधी बात करते हैं पिछड़ों की, और नरेंद्र मोदी जो स्वयं ओबीसी परिवार से हैं, उनका विरोध करते हैं? लेकिन आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि राहुल गांधी बात करते हैं ट्राइबल्स की, और द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करवाते हैं अपनी पार्टी से? आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने उनका भी अपमान किया था? एक राहुल जी की तो इसका मतलब उनके लिए वो समाज का विशेष मुद्दा नहीं है, वो उनकी पॉलिटिकल कन्वीनियंस का मुद्दा है। एक राहुल जी की और शिकायत आई है, वो मैं आपको सुनवा देता हूं, हो सकता है कि आप उसका कुछ समाधान बता पाएं। राहुल जी की शिकायत सुना देते हैं जरा। तो बिट्टू जी समाधान करेंगे, मैं कहां से करूं? 90% बिट्टू जी से बहुत शिकायत है हिंदुस्तान की उनको। आबादी इन वर्गों में से आती है, उसमें आप 5% जो भी
इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। अब उनका माइक बंद हो गया था। माइक कार्यक्रम उनका, माइक उनका, बंद करने वाले उनके लोग, तो दोष मोदी पे क्यों दे रहे हैं? अब बात ही कुछ ऐसी की हाँ, होगी। कांग्रेस का ही कार्यक्रम था खैर। वही तो कह रही हूँ, आपके यहाँ पे शीर्षक में लिखा था, तो बात ही कुछ शायद ऐसी की है कि उनके अपने लोगों को हजम नहीं हुई। जी चलिए, प्रियंका गांधी अब लोकसभा में आ गई हैं और संजय राउत ने आज कहा, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना यूबीटी के लीडर हैं, वो कहते हैं अब शेरनी आ गई है, अब पता लगेगा बीजेपी वालों को। मेरा ये मानना है कि मैं पुनः कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाते, जिसने भी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि मैंने स्वयं वहां काम किया है दोनों स्टेट्स की इकाइयों के साथ, आपको कहीं भी कांग्रेस चुनाव बहुत ही सीरियसली लड़ती हुई नजर नहीं आई। तो एक है ब्रांड पॉलिटिक्स और एक है जेन्युइन पॉलिटिक्स। तो अगर उनका इस बात से कहीं ना कहीं संतोष अपने आप को मानते हैं कि ब्रांडिंग से ही उनकी पॉलिटिक्स है, तो ये उनको मुबारक। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के हर कार्यकर्ता को एक ही संकेत है, एक ही कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन है कि आप ये बताइए कि जनता का उस गांव में, उस गली में, उस मोहल्ले में आप क्या सेवा का कार्य कर सकते हैं। एक एक तस्वीरें कुछ आ रही हैं, आइए दिखा देते हैं आपको। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बेहतर सीएम कौन है इन दोनों में से? सीएम है कोई दोनों? नहीं, आतिशी जो सीएम है वो फॉर्मर सीएम है, आपको बेहतर कौन लगता है? मुझे लगता है आप कुछ महीनों बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सीएम का चित्र यहां पर रखेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी कि यहाँ बेहतर चॉइस बीजेपी का सीएम है। जी अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। संसद में पूरा गांधी परिवार, क्या आपकी टिप्पणी क्या है? वन लाइन। परिवारवाद का सबसे उत्तम उदाहरण, क्योंकि अगर वाकई में दलित क्रांति में वो मानते तो अपनी सीट छोड़कर किसी दलित को टिकट देते। आखिरी फोटो है, देखते हैं। अब ये आप ही की फोटो है और आपके दो अवतार हैं, स्मृति ईरानी एज अ लीडर एंड स्मृति ईरानी एज अ एक्टर। वहां पर भी यूनियनबाजी करती थी तो लीडर दोनों जगह थे। लेकिन आपको पसंद क्या है? आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है? देखिए, मैंने कहा ना अमीश जी, बहुत कम लोग हैं जो 48 की उम्र में इतना सब कुछ जी लेते हैं। तो मैं चाहे माँ के स्वरूप में हूँ, चाहे नेता के स्वरूप में हूँ, या मीडिया पर्सनालिटी के स्वरूप में हूँ, अंततः मैंने जो शिखर प्राप्त किए, मेरे लिए वो सारे शिखर, और जहाँ शिखर प्राप्त नहीं कर पाई वो सारे लम्हे, वो सारे लेसन यादगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।